जय हिंद साथियों, ब्राइट फ्यूचर 2.0 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सामाजिक भेदभाव और सामाजिक क्षेत्र गठन के आधार पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, परंतु इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सामाजिक भेदभाव किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सामाजिक भेदभाव का परिभाषा होता है कि सामाजिक भेदभाव तब होता है जब किसी व्यक्ति के साथ असमान व हीन व्यवहार किया जाता है। जब आप किसी के साथ असमान या हीन व्यवहार करते हैं, उसे अपने से नीचा समझते हैं, तो उसको हम भेदभाव कहेंगे। चलिए इसे थोड़ा और सामान्य और सरल भाषा में समझते हैं। सामाजिक भेदभाव जब समाज में एक समूह के लोग दूसरे समूह या लोगों को अपने से कमजोर, नीच या निम्न वर्ग के समझने लगते हैं, अनेक प्रकार के अवसर से ऐसे लोगों को वंचित किया जाने लगता है, तो हम ऐसी स्थिति को सामाजिक भेदभाव कहते हैं। और ये उत्पन्न कैसे होता है? सामाजिक भेदभाव आखिर कहाँ से आता है? तो ये कोई और चीज नहीं होता है, ये लोगों की सिर्फ सोच, मान्यताओं या धारणाओं का परिणाम होता है। सिर्फ उनकी जो सोच होती है, उनकी मान्यताएं होती है, उसी पर होता है सामाजिक भेदभाव। हम सिर्फ ऐसा मान लेते हैं कि वो मेरे से कमजोर है। आखिरकार ऐसा कुछ होता नहीं है। भगवान ने जब इंसान को बनाया है तो सबको बराबर बनाया है। किसी को ऐसा नहीं कि आप उच्च जाति के हैं, आप निम्न जाति के हैं। ये हमारे सिर्फ धारणाएं होती, तो ऐसी कोई चीज होती नहीं है। आप परिभाषा से समझ पाए होंगे कि सामाजिक भेदभाव क्या होता है। चलिए आगे इस पे थोड़ा और चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम सामाजिक भेदभाव को देख सकते हैं अपने समाज में, कैसे कैसे सामाजिक भेदभाव हमें देखने को मिलती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब भी आप कुछ लोगों को किसी खास गतिविधि में भाग नहीं लेने देते हैं, जैसे आप अगर कहीं पूजा होते देख रहे हैं, कहीं यज्ञ होते देख रहे हैं, कोई मंदिर में देखते होंगे कि किसी लोग को नहीं एंट्री मिलता है या तो पूजा पाठ में उसे भाग नहीं लेने दिया जाता है, तो इसे हम भेदभाव कहेंगे। आप अपने मोहल्ले में नहीं रहने देते। बहुत बार देखते होंगे कि ये मोहल्ला हिंदू का है, यहाँ हिंदू बहुलत इलाका है, तो उसमें क्या होगा, अन्य धर्म के लोग वहाँ नहीं रह सकते, या रहते हैं तो काफ़ी परेशानी उन्हें झेलना पड़ता है, काफ़ी परेशान किया जाता है। मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू नहीं रह सकता, या किसी अन्य धर्म के मोहल्ले में किसी अन्य धर्म के लोग नहीं रह सकते, या तो अगर कोई एक आध रह जाते हैं तो उनको काफ़ी परेशान किया जाता है, तो इसे भी हम भेदभाव कहेंगे। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आप कहीं चापाकल पे पानी पीने जाते हैं तो नहीं वहाँ पीने दिया जाता, आप चापाकल कुआं पे पानी नहीं ले सकते, तो इसे भी आप भेदभाव कहेंगे। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आपको किसी का बर्तन यूज करने के लिए नहीं दिया जाता होगा। आप किसी के घर जाते होंगे तो वहाँ आप उसके कप में, उसके गिलास में पानी, चाय नहीं पी सकते, तो इसे भी हम भेदभाव कहेंगे। हम आगे देखते हैं कि भेदभाव के क्या क्या आधार होते हैं, किन किन आधारों पे भेदभाव किया जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण भेदभाव के आधार को हम पहले देखते हैं। तो सामाजिक भेदभाव समाज में विभिन्न रूपों में उपस्थित है। जैसे हम कह सकते हैं कि जातिगत भेदभाव होता है समाज में, लैंगिक भेदभाव होता है स्त्री पुरुष में, धार्मिक भेदभाव होता है, अनेक धर्म में आपस में भेदभाव करते हैं, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है। रंग के आधार पे होता है, जैसे गोरे लोग, काले लोग। आपने कई बार पढ़ा होगा या जरूर सुना होगा कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था, क्योंकि ये काले थे और वहाँ शासन था गोरे लोगों का। अमेरिका में भी रंग भेद अक्सर सुनने को मिलता है। कद के आधार पे भी भेदभाव किया जाता है, लंबे लोग, छोटे लोग, इस प्रकार से। चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो आधार है उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आधार हम ले लेते हैं लैंगिक भेदभाव, कि लैंगिक भेदभाव किस प्रकार से होता है। लैंगिक भेदभाव स्त्री पुरुष या लड़का लड़की के बीच की जाने वाले भेदभाव को लैंगिक भेदभाव कहते हैं। जब हम अपने समाज का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि स्त्री पुरुष में वर्तमान समय में भी काफी भेदभाव किया जाता है। आज संसार के लगभग सभी समाज में महिलाओं का स्तर पुरुषों से नीचा है। बच्चे के जन्म के साथ ही माता पिता लड़का लड़की में भेदभाव करने लगते हैं। माता पिता लड़के को बेहतर पढ़ाई, सुख सुविधा देने की सभी संभव कोशिश करते हैं, जबकि जैसे ही लड़की की बात आती है, ऐसा मान लिया जाता है कि लड़कियों का मुख्य काम घर का देख रेख करना है, खाना बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना, घर का साफ सफाई करना, कपड़ा धोना आदि काम ही है। भारत के साथ साथ
विश्व स्तर पर भी लिंगानुपात कम होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि आज भी माता पिता को बेटे की चाहत होती है और बेटी होने पे उसका हत्या कर दिया जाता है। आपने कई बार बेटियों का भ्रूण हत्या होते सुना होगा। भारत में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार आया है, पर वह अभी भी पुरुषों से पीछे है क्योंकि उन्हें अवसर नहीं दिया जाता। आप देखते होंगे कि हमारा समाज भी पितृ प्रधान है। यहाँ भी माताओं का, महिलाओं का, लड़कियों का पुरुष की अपेक्षा नीचा स्थान होता है। यहाँ महिलाओं में साक्षरता दर आज भी कम है पुरुषों से। आज सिर्फ हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे भी आप देखते होंगे और देख रहे हैं कि महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो पुरुषों से कम है। ऐसा नहीं है कि उनकी मानसिक स्थिति या दिमाग कमजोर होता है, उन्हें अवसर नहीं दिया जाता, उतना टाइम नहीं दिया जाता है। लेकिन जहाँ महिलाओं को समय मिलता है, जहाँ अवसर मिलता है, वहाँ वे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं, पुरुषों से भी अच्छे। अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो हाल ही का न्यूज है, यूपीएससी का रिजल्ट आया, जिसमें आपने देखा कि टॉप 3 रैंकर्स जो हैं वो तीनों महिलाएं ही हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके अंदर काबिलियत नहीं होती है, पर हमारा समाज उन्हें अलाउ नहीं करता, हमारा समाज उन्हें अवसर नहीं देता है, तो इसलिए वो हमसे अभी पीछे है। तो इस प्रकार से लैंगिक भेदभाव होता है, स्त्री पुरुष में भेदभाव होता है। चलिए अगला भेदभाव पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि है धार्मिक भेदभाव। धर्म के आधार पे जो भेदभाव होता है उसे धार्मिक भेदभाव कहते हैं। धार्मिक भेदभाव लैंगिक भेदभाव जैसे व्यापक तो नहीं है, परंतु यह भी पूरे विश्व में फैला हुआ है। भारत सहित अनेक राष्ट्रों में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं और इनमें से कई ऐसे समूह हैं या कई ऐसे धर्म के लोग हैं जो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं तथा दूसरों के धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं या अपने से निम्न मानते हैं। इस प्रकार से कट्टरवाद की भावना उत्पन्न होती है और कई बार आपने ये भी सुना होगा कि आज धर्म के आधार पे हिंदू मुस्लिम में दंगा हो गया, तो हिंदू सिख, मुस्लिम सिख, ऐसे कई बार आपने सुना होगा। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लोगों के अंदर मान्यताएं होती है, धारणाएं बैठ जाती है कि वो धर्म हमसे नीचा है, अगर आगे बढ़ चढ़ के भाग लेता है तो ऐसे में दंगे फसाद देखने को मिलते हैं। तो ये होता है धार्मिक भेदभाव। चलिए अगला भेदभाव पे चर्चा कर लेते हैं, जो कि हमारे समाज में काफी प्रचलित है, वो है जातिगत भेदभाव। जातिगत भेदभाव क्या होता है कि जब आप विभिन्न जातियों में देखते हैं कि वो आपस में तालमेल नहीं बना होता है। आप देख रहे होते हैं हमारा समाज जो होता है एक ही जाति के बीच का संबंध घनिष्ठ होता है। अपने जो कास्ट है, अपने जाति है, उनके साथ अच्छे संबंध होते हैं। उसके अलावा कोई जाति है तो उनके साथ उस तरह से रिलेशन नहीं होता है जैसे अपने जाति के साथ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये भी तो एक भेदभाव है। प्राचीन काल से ही ये चला आ रहा है। आपने प्राचीन काल में भी देखा होगा, प्राचीन काल के बारे में जब पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि उस टाइम भी वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, जिसमें 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपने ये भी पढ़ा होगा कि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण का जन्म हुआ था भगवान के मुख से, क्षत्रिय का बाजू से, वैश्य का जांघ से और शूद्र का पैर के निचले हिस्से से, और इसी प्रकार से उन्हें ट्रीट किया जाता था। ब्राह्मण का स्थान सबसे उच्च था जबकि शूद्र का स्थान सबसे नीचे था, परंतु ये सही नहीं था। इसमें कई लोगों ने इसका विरोध किया, जिसमें से भगवान बुद्ध भी थे। महात्मा बुद्ध ने इनका कठोर विरोध किया था और वे कहते थे कि हमारे समाज का बंटवारा, जाति का बंटवारा उसके कर्म के आधार पे होना चाहिए, ना कि आनुवांशिक या जन्म के आधार पे। कोई अगर शूद्र जाति के लोग अगर पूजा कर रहा है तो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए, उसे ब्राह्मण के तरह ट्रीट करना चाहिए। कोई ब्राह्मण व्यक्ति अगर शूद्र के जैसा काम कर रहा है, घीन काम कर रहा है, तो उसे हम शूद्र के जैसा या नीचे जाति के लोग के जैसा ट्रीट करेंगे, ऐसा मान रहे थे। तो भारत में भी कई जाति के लोग वर्तमान में पाए जाते हैं जो अन्य जातियों के घर में खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्हें निम्न जाति के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने समाज में भी देखते होंगे और ये पूरे भारत, पूरे विश्व में भी फैला हुआ है। किसी के घर पानी नहीं पीना है, उसके घर खाना नहीं खाना है, इस प्रकार से आप अपने समाज में जरूर देखते होंगे। ये होता है जातिगत भेदभाव। अब हम भेदभाव को समझ लिए हैं, आपको भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं सामाजिक क्षेत्र के गठन के आधार क्या क्या होते हैं।
किस आधार पे सामाजिक क्षेत्र का गठन होता है, हमारा समाज का गठन किस आधार पे होता है। तो क्या है, सामाजिक प्रदेशों की सीमा का निर्धारण समान सामाजिक लक्षणों या विशेषताओं के आधार पे किया जाता है। हम सामाजिक प्रदेश, सामाजिक क्षेत्र का गठन कैसे करते हैं? एक ऐसा क्षेत्र जिसका सामाजिक गुण समान होता है, एक ही सामाजिक गुण के होते हैं, उसको हम एक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे किसी क्षेत्र का पूरे समाज के लोग एक ही भाषा का प्रयोग करते होंगे, एक ही प्रकार के खाना खाते होंगे, एक ही प्रकार के वस्त्र पहनते होंगे, एक ही प्रकार के धर्म होगा, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो समान सामाजिक गुण होंगे, ऐसा नहीं कि सभी गुण समान होगा, नहीं, कुछ गुण जो मैच करते होंगे पूरे एरिया में सभी लोग का, उसको हम कहेंगे। उस आधार पे हम सामाजिक प्रदेश का सीमांकन करते हैं। सामाजिक सीमा किसी भी प्राकृतिक अथवा राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानती है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसे आप आसानी से समझने के लिए आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें भारत के उत्तरी पूर्वी भाग की, जहाँ नागालैंड आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी पार्ट आ जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि वहाँ के लोग चाइना के जो लोग हैं उस एरिया के, दोनों के बीच में काफ़ी समानता देखने को मिलता होगा। उनके रंग, उनके कद, उनके व्यवहार मैच करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक ही जगह पे रहे हैं, तो उसे हम सामाजिक आधार पे एक ग्रुप में बांट सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से वो एक भारत के लोग होते हैं और एक चाइना के। तो इस प्रकार से होता है कि वो राजनीतिक या प्राकृतिक किसी भी बॉर्डर को सामाजिक सीमा प्रभावित नहीं करता है। सामाजिक गुण जो होता है वो ये बॉर्डर नहीं रोक सकता। आप भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में भी देख रहे होंगे, पंजाब के बॉर्डर के पास के लोग और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास के लोगों का रहन सहन, खान पान, उसका व्यवहार एक जैसा है। भले बॉर्डर अलग अलग है, अलग अलग देश है, तो इसीलिए कहा जाता है कि सामाजिक सीमा किसी भी प्राकृतिक अथवा राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानती है। सामाजिक क्षेत्र को अनेकों आधार पर बांटा जा सकता है, जैसे धर्म के आधार पे, भाषा, प्रजाति, जीवन पद्धति, भोजन, वस्त्र, कला, राजनीतिक दशा और आर्थिक प्रणाली, सामाजिक संगठन, प्रौद्योगिकी विकास इत्यादि। इन सारे आधारों पे हम समाज को बांट सकते हैं। ये सारे जो गुण हैं जिस क्षेत्र में पाए जाएंगे, उस क्षेत्र को हम एक सामाजिक प्रदेश, सामाजिक क्षेत्र मानते हैं। तो इन सारे आधारों पे हम सामाजिक क्षेत्र का गठन कर सकते हैं। परंतु क्या होता है कि सारे आधारों का, हम सारे जो अभी आधार पे डिस्कस किए हैं, सारे आधारों का आंकड़ा जुटाना, उनके डेटा को कलेक्ट करना आसान नहीं होता है। तो इसलिए हम ऐसे आधारों का चयन करते हैं जिससे हम आसानी से उसके डेटा को, उसके आंकड़ा को जुटा सके। तो चलिए इस प्रकार से कुछ इम्पॉर्टेंट जो आधार हैं उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आधार हम ले लेते हैं धर्म, कि धर्म के आधार पे हम सामाजिक प्रदेश का गठन करेंगे। क्या होता है, चलिए इसे देखते हैं। धर्म किसी भी समाज का प्रमुख तत्व होता है। धर्म प्राचीन काल से ही मानव संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। प्राचीन भारतीय समाज में वैदिक, बौद्ध तथा जैन धर्मों का जन्म हुआ तथा मध्यकाल में दक्षिण पश्चिम एशिया में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इन सभी धर्मों का समय समय पर विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार प्रसार तथा विस्तार हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म का विस्तार तिब्बत, चीन, श्रीलंका के अलावे और भी कई देशों में हुआ। इस्लाम धर्म का विस्तार उत्तरी अफ्रीका के शुष्क प्रदेशों तथा दक्षिणी पश्चिमी तथा दक्षिणी एशिया तक हुआ। इसी प्रकार ईसाई धर्म का भी विस्तार संसार के एक बहुत बड़े भूभाग पर हुआ। अब क्या होता है कि धर्म के आधार पर कैसे हम बांट सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ विस्तार हुआ, तिब्बत में, चीन में और श्रीलंका में। तो धर्म के आधार पे हम इसको एक ग्रुप में रख सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म समाज से है। इसी तरह इस्लाम धर्म का भी होगा, हिंदू धर्म का भी होगा, ईसाई धर्म का भी होगा। जिन जिन क्षेत्रों में ईसाई धर्म फैला है, धर्म के आधार पे हम उन्हें एक सामाजिक ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि धर्म एक समाज का तत्व है, सामाजिक तत्व है। तो इस प्रकार से हम धर्म के आधार पे विश्व को अनेक प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में, क्षेत्रों में बांटते हैं। अगला आधार होता है हमारा भाषा। भाषा किसी भी समाज को अलग करने वाला प्रमुख तत्व है। यह किसी भी संस्कृति के
प्रसार का प्रमुख साधन है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जिनमें 14 भाषाएं ऐसी है जिनको विश्व के 3/4 जनसंख्या प्रयोग करते हैं, जिसमें शामिल है मंडारिन, अंग्रेजी, रूसी, हिंदी, स्पेनी, जापानी, अरबी, बांग्ला, उर्दू इत्यादि। इन सभी भाषाओं का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है विश्व स्तर पर। सबसे ज़्यादा लोग यही भाषा का प्रयोग करते हैं। अब कैसे भाषा के आधार पर हम किसी समाज को बांट सकते हैं? भारत के बारे में समझना सबसे आसान है। भारत को अगर आप देखें तो आप देख रहे होंगे कि भारत के जो विभिन्न राज्य हैं, वो अनेक राज्य भाषाई आधार पे ही अलग हुए हैं। अगर आप बात करें गुजरात महाराष्ट्र के, तो वे अलग हुए थे मराठी और गुजराती भाषा को लेके। सबसे पहला राज्य जो आंध्र प्रदेश बना था, वो भी भाषाई राज्य के आधार पे ही बना था। तो क्या है, आंध्र प्रदेश एक जो क्षेत्र बना, पूरा राज्य बना, उसको हम क्या कहेंगे कि भाषाई आधार पे ये राज्य बना। तो ये सामाजिक गुण उनके अंदर है, कौन सी? पूरा राज्य के लोग एक ही भाषा बोलते हैं। तो हम पूरा राज्य के लोगों को क्या कह सकते हैं कि एक ऐसे समाज के लोग हैं जो कि वहाँ के जो भाषा है वो बोलते हैं। इसी प्रकार से और भी ऐसे राज्य हैं भारत के, जैसे राजस्थान राजस्थानी भाषा समाज से है, पंजाब पंजाबी भाषा समाज से है। इसी प्रकार से और भी कई सारे लोग हैं। विश्व स्तर पर भी भाषाई आधार पे बंटवारा होता है। आप यूएसए को देख ले, तो अमेरिका में भी दो समाज के लोग होते हैं। भाषाई आधार पे पूरा अमेरिका को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है इंग्लिश अमेरिकन सोसाइटी, जो कि इंग्लिश बोलते हैं। एक होता है लैटिन अमेरिकन्स, जो कि लैटिन का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में यूएसए और कनाडा शामिल हो जाता है इंग्लिश सोसाइटी में। लैटिन सोसाइटी में मैक्सिको और मैक्सिको से नीचे के जो साउथ पार्ट के जितने भी कंट्री है अमेरिका के, वो सारे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि विश्व को कैसे हम भाषाई आधार पे अनेक अनेक सामाजिक प्रदेश में बांट सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा आधार। चलिए हम अगला आधार पे चर्चा कर लेते हैं। अगला आधार हो जाता है प्रौद्योगिकी विकास। इसके आधार पे हम कैसे बांट सकते हैं? तो आप देखिए, सामाजिक प्रदेश के सीमांकन में प्रौद्योगिकी के विकास स्तर को प्रमुख मापदंड के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तकनीकी विकास का सीधा संबंध आर्थिक विकास से होता है और हम आर्थिक विकास के आधार पर विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को विकसित, विकासशील तथा अल्प विकसित राष्ट्रों के रूप में बांटते हैं। ठीक, तो अब क्या है कि आप विश्व स्तर को 3 आधार पे बांट सकते हैं। 3 ऐसे सामाजिक तत्व हैं, 3 ऐसे क्षेत्र में बांट सकते हैं, जिसमें से कुछ देश शामिल हो जाएंगे विकसित में, कुछ विकासशील में और कुछ अल्प विकसित में। तो ये होता है प्रौद्योगिकी विकास के आधार पे, जिसको एक तरह से रिलेट किया जाए तो आर्थिक विकास जो होता है इसी से संबंधित होता है। अर्थव्यवस्था के आधार पे हम विश्व को 3 भागों में बांट सकते हैं, या फिर इसी तरह से फर्दर डिवीजन हम उसका कर सकते हैं। तो आपने देखा कि प्रौद्योगिकी या आर्थिक आधार पे हम विश्व को कैसे बांट सकते हैं अनेक प्रदेशों में। अगला आधार होता है प्रजातीय समूह, जाति प्रजाति के आधार पे। चलिए इसे भी देखते हैं। सामाजिक प्रदेश के सीमांकन में मानव प्रजातियों के वितरण को भी आधार माना जा सकता है, क्योंकि प्रजाति एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारक है जिसका प्रभाव मानव के जीवन यापन के तरीकों, आदतों, परंपराओं, रीति रिवाजों आदि पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। संसार के विभिन्न भागों में अनेकों प्रकार के प्रजातीय समूह मिलते हैं, जैसे निग्रिटो, मंगोलाइड, ऑस्ट्रोलाइड, नार्डिक प्रजाति इत्यादि। आर्कटिक प्रदेश तथा मध्य व पूर्वी एशिया में मंगोल प्रजाति पाई जाती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में नार्डिक प्रजाति, मध्य तथा दक्षिणी अफ्रीका में निग्रोइड प्रजाति और दक्षिण पूर्व एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति पाई जाती है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि विश्व के विभिन्न भागों को प्रजाति के आधार पर हम कैसे बांटते हैं। आपने यहाँ देखा कि आर्कटिक प्रदेश तथा मध्य व पूर्व एशिया में कई सारे देश शामिल होंगे। कितने बड़ा क्षेत्र शामिल होगा, हमने उसे मंगोल प्रजाति समाज के रूप में बांट दिया। ऐसे समाज जहां मंगोल प्रजाति पाए जाते हैं। आगे है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, इसको हमने कैसे समाज में बांट दिया? ऐसे समाज जहां नॉर्डिक प्रजाति
पाई जाती है। मध्य तथा दक्षिणी अफ्रीका में निग्रोइड प्रजाति पाई जाती है, तो हम ऐसा कहेंगे कि दक्षिणी अफ्रीका, मध्य तथा दक्षिणी अफ्रीका के समाज निग्रोइड प्रजाति आधारित है। तो ऐसे हम विश्व को प्रजाति के आधार पे अनेक प्रदेशों में बांटते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, हमने इतना जो मुख्य आधार था उस पे हमने चर्चा कर लिया। इसके बाद भी आप कई और आधार हैं जिन पे उनको बांट सकते हैं, जैसे जीवन पद्धति, उनके रहने के तौर तरीके कैसे हैं, उनके आधार पे आप बांट सकते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ के लोगों को रहने का तौर तरीका, खान पान, कपड़ा पहनने का तरीका वगैरह जो सेम होता है, उसको आप जीवन पद्धति के आधार पे रख के उसे बांट सकते हैं। उसके व्यवसाय के आधार पे बांट सकते हैं, कृषि प्रधान क्षेत्र है, या आप कहें तो प्राथमिक सेक्टर के लोग हैं, यहाँ के लोग द्वितीय सेक्टर के लोग हैं, या फिर आप तृतीय सेक्टर के लोग हैं, ऐसे करके बांट सकते हैं। राजनीतिक स्थिति के आधार पे भी बांट सकते हैं कि कहाँ का राजनीतिक स्थिति कैसा है, कहाँ कितनी शांति है, कहाँ कितनी राजनीतिक अस्थिरता रहती है, इस प्रकार से बांट सकते हैं। उसके वस्त्र, उसके कपड़ा, उसके वेशभूषा के आधार पे भी आप समाज को बांट सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट आधार थे उसकी चर्चा हमने कर लिया, बाकी यहाँ भी लिख दिए हैं। आप इस पे अपने से टॉपिक पे आप कुछ शब्दों में लिखें, नोट्स बनाएं और अपने तैयारी को जारी रखें। आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपनी तैयारी को मेरे साथ अपना मजबूत कर रहे होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी तैयारी को जारी रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।